गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में मैं आपको टेम्परेचर और हीट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था यूनिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट, उसी क्रम में मैंने यूनिट के बारे में समझाया था कि यूनिट होता क्या है। यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिसके टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूनिट के बारे में समझाने के साथ साथ कुछ ऐसे डाउटफुल टर्म्स हैं, जैसे मैंने पिछले दिन आपको समझाया था मास एंड वेट। मास एंड वेट में बड़ा फ़र्क है, लेकिन उनको लोग एक ही समझ लेते हैं, एक समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है। मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया था कि मास अलग है, और वेट अलग है। ठीक वैसे ही टेम्परेचर और हीट, इसमें भी बड़ा फ़र्क होता है। और क्या फ़र्क है इसको समझने के लिए हम लोग ये अभी जो मैं समझाने वाला हूँ आपको कि टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है। ये दोनों लगते हैं ना, टेम्परेचर भी गर्मी से रिलेटेड है, हीट भी हीट से गर्मी से रिलेटेड है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, एक माइन्यूट फ़र्क होता है, और वो फ़र्क मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। उसी के साथ साथ टेम्परेचर का जो डिफरेंट स्केल्स हैं उसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट करने का भी एक सिखाया है। ये मैंने लिख दिया है पहले कि टेम्परेचर और हीट में हम लोग एक डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक ही बातें हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ये तो हम जानेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये हमेशा संभव नहीं है कि मैं हमेशा आपको उस वीडियो का लिंक उपलब्ध कराता रहूं। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर बार बार लिंक उपलब्ध कराने का झंझट जो है वो नहीं रहेगा, और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एक नया वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल पे, और आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और फिर तब मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं आपको लिंक भेजूँ। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं लिंक ना भेज पाऊँ, या मुझे याद ना रहे सबको लिंक भेजना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। वह जो लाइक बटन आप दबाते हैं, इससे हमको एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अगले वीडियो में फिर आपके सामने उतने ही ऊर्जा के साथ उपस्थित होता हूँ। तो हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर एंड हीट के बारे में। आपने सुना होगा कि टेम्परेचर जो है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जनरली हम लोग टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं थर्मामीटर से। तो टेम्परेचर हुआ 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अलग अलग यूनिट में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ यूनिट की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, लेकिन वो बहुत यूज़ में नहीं है। केल्विन जो है वो केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी डाटा दिए जाते हैं वे सारे के सारे डाटा, धीरे धीरे बुक्स में भी वो केल्विन आने लगा है। लेकिन अभी भी जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा फ़ारेनहाइट। जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, 100 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो पैरासीटामोल खा लेना चाहिए। तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होगा तो आदमी मर ही जाएगा। वो फ़ारेनहाइट है। तो डिफरेंट यूनिट्स में टेम्परेचर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ इस बात को थोड़ा समझना चाहते हैं गहराई से कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन। एक्चुअली वो हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है। तो जरा समझिए, बर्फ़ हमको ठंडा लगता है, बर्फ़ छूते हैं तो ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि बर्फ़ जो है उसका टेम्परेचर कम है, वो कोल्डर बॉडी है, और हमारा हाथ जो है वो हॉटर बॉडी है। तो हीट का फ्लो हमेशा कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हीट आपके बॉडी में आ रहा है तो आपको ठंडा का एहसास होगा, और अगर हीट आपके बॉडी से जा रहा है तो ठंडा का एहसास होगा, और अगर हीट आपके बॉडी में आ रहा है तो गर्मी का एहसास होगा। जैसे जाड़े के दिनों में बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो 16 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो उस केस में वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम है। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमारे बॉडी से हीट बाहर निकलने लगता है, तो हमको ठंडी लगती है। ठंडी लगने का यही मैकेनिज्म है। और जब गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम बाहर निकलते हैं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है, मतलब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो होगा। तो हमारे शरीर में हीट इंटर करेगा तो हमको गर्मी का एहसास होगा। ठीक वैसे ही जब हम बर्फ़ को छूते हैं तो बर्फ़ ठंडा है, हमारे शरीर से हीट जो है फ्लो होता है किधर, बर्फ़ की तरफ, तो हमको बर्फ़ ठंडा लगता है। यही मैकेनिज्म है। तो ये हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर या कोल्डर होने का एहसास दिलाता है। बस
हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का एहसास दिलाता है, उसको हम हीट कहते हैं। मैंने लिखा है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन अबाउट हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के गर्म या ठंडा होने का जो एहसास दिलाता है वो एनर्जी है हीट। हीट को हम लोग कैलोरीमीटर से, कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी में जिससे हम लोग हीट को मेजर करते हैं। हीट को मेजर किया जा सकता है कैलोरीमीटर से। और हीट का ऐसा यूनिट आप जानते हैं जूल है, और उसको अलग अलग कैलोरी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलो जूल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, जो कि एक साइंटिस्ट के सम्मान में इसका यूनिट रखा गया। टेम्परेचर की बात कीजिए तो टेम्परेचर भी हीट को मेजर करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा गर्म होना, लेकिन टेम्परेचर हीट नहीं है। टेम्परेचर इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना डिग्री गर्म है, कितना डिग्री ठंडा है, ये हम मालूम करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं टेम्परेचर के टर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इज नॉट द हीट बट इट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ हीट। ये हीट का मेजरमेंट हुआ, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्वांटिटेटिवली हम कैसे पता लगाएंगे कि विच वन इज हॉटर देन अनदर ऑब्जेक्ट, एक्स इज हॉटर देन वाई, तो ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो उसके लिए है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा हॉटर है, तो मैंने उसके लिए लिखा है टेम्परेचर इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है। इट मीन्स इट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक, ये सिंपल सी बात हुई। टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर आपने देखा होगा, ये बड़ा कॉमन चीज़ है। और ऐसा यूनिट उसका होता है केल्विन, जिसको थर्मोडायनामिकल यूनिट भी कहा जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के जो यूनिट्स बनाए गए शुरू में, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, तो उसका एक बेसिस था। जैसे सेल्सियस में जो टेम्परेचर यूनिट बनाए गए, तो सबसे लोअर टेम्परेचर लिया गया पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को। पानी जहाँ से फ्रीज करना शुरू हो जाता है वो लोअर पॉइंट हुआ, और वो 0 डिग्री सेल्सियस माना गया। और उसके बाद जो पानी बॉयल करने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको एक अपर लिमिट माना गया और उसको 100 भागों में बांट दिया गया और एक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा गया। तो वो टेम्परेचर हुआ सेल्सियस में। ठीक वैसे ही फ़ारेनहाइट में एक नया कंसेप्ट आया और उसने लोअर टेम्परेचर को माना 32 और हायर को माना 180, और उसी में उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट कहते हैं। और दोनों को कन्वर्ट करने का एक फार्मूला भी है हमारे पास कि अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180। बड़ा पुराना फार्मूला, इससे भी ज़्यादा उम्दा कोई शॉर्टेस्ट फार्मूला हो सकता है, लेकिन ये भी बड़ा काम करने वाला फार्मूला है। इस पर आप C का मतलब हुआ डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? सपोज कीजिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम C निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को C में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 माइनस 32 इंटू 100/80, 180, यही तो निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कर देना है। तो 100 में से 32 घट गया तो बच जाता है 68 इंटू 100/180। तो इसको हम काट सकते हैं, तो 680/80, तो 18 3 54, बच गया कितना? 8 है, तो बच गया 14, 140, 18 26 8, 38.43, ठीक है, 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में उसका मेजरमेंट कितना होगा? 38.2। आप समझ लीजिए, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए बॉडी का तो तपने लगेगा, आदमी मर जाएगा। तो हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि हमारा जो थर्मोमीटर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि एक फीवर हुआ जिसमें आदमी बीमार पड़ता है, उसको कहते हैं, उसमें आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होगी। तो वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं
कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू बराबर होता है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट भी उतना ही होता है जितना सेल्सियस होता है। तो ये सब तो कैलकुलेशन की बात है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये जो टेम्परेचर और हीट है दोनों अलग अलग बातें हैं, और उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, टेम्परेचर और हीट, दोनों में बहुत फ़र्क है। चलिए हम लोग अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब जरा देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं वो कैसे करते हैं, और उसमें बातें क्या क्या हो सकती हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इसी चैप्टर का एक टॉपिक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट या एरर इन मेजरमेंट, जो आप कह लीजिए वो टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो मैं लिख देता हूं मेजरमेंट एंड एरर। हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड एरर। एरर या इसी को अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। यह टॉपिक है, इसमें हम लोग बहुत सारी बात सीखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग करना सीखेंगे। खैर चलिए वो सीखेंगे। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में सपोज कीजिए ये जो मेजरमेंट हम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट करते हैं। तो उस मेजरमेंट में सपोज कीजिए इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। 100% एक्यूरेसी ये संभव नहीं है, ये नहीं होती। 100% एक्यूरेसी होती ही नहीं है, वो कुछ न कुछ एरर उसमें आता ही है। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती ही होती है। तो ये अनसर्टेनिटी है क्या, इसको पहले ज़रा समझ लेना है हमको। ये अनसर्टेनिटी क्या है इसको ज़रा समझना चाहती हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिज़ल्ट आया, सपोज ए रिज़ल्ट, किसी भी एनालिसिस का एक रिज़ल्ट आया 16.4। सपोज कीजिए कि यह 16.4 रिज़ल्ट हमारे पास आया। इसमें सर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी एरर क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हमको हमारी बाध्यता होती कि हम रिज़ल्ट को पॉइंट के एक ही, डेसिमल के एक ही अंक तक दिखाएं, तो हम इसको राउंड ऑफ किए होंगे। तो राउंड ऑफ किए होंगे तो जरा गौर कीजिए कि यह डिजिट जो है वो रहा होता 16.41, तब भी यही लिखा जाता एक डिजिट में पॉइंट के बाद। अगर वह डिजिट रहा होता 16.42, तब भी यही लिखा जाता। अगर यह डिजिट रहा होता 16.43 तो यही लिखा जाता, और अगर यह डिजिट रहा होता 16.44 तब भी यही लिखा जाता। और यह डिजिट अगर रहा होता 16.35 तो यही लिखा जाता। अगर 16.35 होता, 5 को हटाते तो इसमें एक जोड़ देते तो 16.4 हो जाता। अगर ये 16.36 रहा होता तब भी यही लिखा जाता। अगर यह 16.37 रहा होता तो यही लिखा जाता। और अगर यह 16.38 रहा होता तब भी यही लिखा जाता। और अगर यह 16.39 रहा होता तब भी यही लिखा जाता। अब जरा गौर कीजिए कि ये 16 तो सर्टेन नंबर हुआ, ये सर्टेन है, ये सर्टेन डिजिट है क्योंकि ये सब में है, ये चेंज नहीं हुआ, ये सर्टेन डिजिट हुआ। लेकिन ये जो नंबर है ये क्या था हम नहीं जानते हैं। ये जो डिजिट है वो कौन था, ये 4 था या 3 था, ये 41 था, 42 था, क्या था हम नहीं जानते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये अनसर्टेन डिजिट हुआ, यह अनसर्टेन डिजिट हुआ। और किसी भी कैलकुलेशन में हम हजारों अंक तक तो जा नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा नहीं सकते हैं, हमारा लिमिटेशन है। और इसीलिए हम लोग कभी भी राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता ही होता है।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोई भी रिजल्ट दिया जाता है तो वह रिजल्ट जो है वो दो चीज़ों के का कॉम्बिनेशन है, एक सर्टेन डिजिट और दूसरा अनसर्टेन डिजिट। तो जो लास्ट डिजिट है वह डिजिट अनसर्टेन होता है, ये हम मान के चलते हैं कि वह डिजिट अनसर्टेन होगा। तो अब अगर अनसर्टेनिटी है उस डिजिट में, तब हम इसकी एक्यूरेसी को, अब ठीक है सारे के सारे डिजिट में अनसर्टेनिटी होगी, सारे के सारे रिपोर्ट्स में अनसर्टेनिटी होगी, सारे के सारे रिजल्ट में अनसर्टेनिटी होगी, तो हम उसमें से किस रिजल्ट को सही मानेंगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रिजल्ट होगा। तो उसके लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात आती है, हम आपको ये समझाना चाहते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसका मतलब समझिए। और आप अगर लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट आपने अगर सौंपा है, रिपोर्ट आपने दिया है बनाकर, तो वो कब एक्यूरेट समझा जाएगा, कब प्रिसाइज समझा जाएगा, इसका मीनिंग हम पहले आपको समझा दें कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है, ये समझना है। सपोज कीजिए द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वर्क। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एक्सपेरिमेंटल वर्क का जो एक्चुअल रिजल्ट है वो होना चाहिए 3.41। ये रिपोर्ट होना चाहिए, ये एक्चुअल रिपोर्ट होना चाहिए। 3 स्टूडेंट्स डू द वर्क and report the results। उन्होंने काम किया 3 लोगों ने, और उसने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करा है। अब वो रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या क्या सबमिट किया उन लोगों ने। तो स्टूडेंट ए इसने जो रिपोर्ट बनाया उसका एक्सपेरिमेंट, 3 ठो एक्सपेरिमेंट उसने किया, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। अगर आप लोग में से कोई आदमी लेबोरेटरी गए होंगे तो वहाँ टाइट्रेशन जब हम लोग करते हैं टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं और वो तीनों रीडिंग का एवरेज निकाल के रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप टाइट्रेशन ही कर रहे हैं जिसका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए 3.41। तो चलिए, इस एक स्टूडेंट ए ने काम किया, इसके पहले बार आया 3.5, दूसरे बार आया 4.9, तीसरे बार आया 1.3। ये 3 रिपोर्ट उसके आए। स्टूडेंट बी, ध्यान दीजिए, हम पहले डाटा आपको समझा दे रहे हैं। स्टूडेंट बी ने काम किया और स्टूडेंट बी ने भी 3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 रीडिंग लिए उसने भी, और उसने रिजल्ट को प्रोड्यूस करा। उसने एक्सपेरिमेंट किया 1, 2 एंड 3। तो उसने पहले रिजल्ट में पाया कि वैल्यू आता है 4.1, दूसरे में उसने पाया 4.2, तीसरे में पाया उसने 4.0। उसका रिजल्ट ये है। स्टूडेंट बी ने एक्सपेरिमेंट करा और उसको जो रिजल्ट मिला वो ये है कि पहले एक्सपेरिमेंट में उसका रीडिंग आया है 4.21, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4.2, तीसरे एक्सपेरिमेंट में 4.0 उसका रिजल्ट आया है। और स्टूडेंट सी, तीसरे 3 स्टूडेंट्स की बात मैंने की थी, और वे स्टूडेंट सी जो है उसने भी काम किया और उसने भी 3 रीडिंग्स लिए उसने भी। और रीडिंग्स में आता है, सॉरी मैं पहले लिख दूं, एक्सपेरिमेंट और इधर रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, पहला एक्सपेरिमेंट में उसको आया है 3.442, दूसरे में आया है 3.41, तीसरे में आया 3.43। ये रिजल्ट आया उसको। ये जरा ध्यान से देख लीजिए कि 3 बच्चों ने काम किया और तीनों बच्चों ने रिपोर्ट अपना प्रोड्यूस किया टीचर के सामने। तो गौर कीजिए इसमें ये जो स्टूडेंट ए है इसके रिजल्ट में कोई रिलेशन लग ही नहीं रहा है। सपोज कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट का गड़बड़ी होगा या उसके सॉल्यूशन में गड़बड़ी होगी तो तीनों रिजल्ट एक जैसा आता। इसने इसका मतलब ये काम नहीं किया है, ये वह बहुत ही बेवकूफ़ बच्चा है,
इसका रिजल्ट जो है वो न तो एक्यूरेट है न प्रिसाइज है। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि मैचिंग ऑफ द रिजल्ट टू द एक्चुअल रिजल्ट, मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है, वास्तविक रिजल्ट है, उससे मैच कर गया अगर हमारा रिजल्ट तो वो कहलाएगा एक्यूरेट रिजल्ट। अब यहाँ देखो इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट तो 3.41 है, इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है, इसको पूरा नंबर मिलेगा। ये रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज रिजल्ट है, प्रिसीजन है इसमें, क्योंकि इसके सभी रिजल्ट एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब है, इसलिए यह प्रिसाइज रिजल्ट है। और ये तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, इसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब कभी आप कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो, लेकिन वह रिजल्ट प्रिसाइज होना चाहिए। जो भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट रिजल्ट मस्ट बी प्रिसाइज। वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकते हैं, एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं है, प्रिसीजन जरूरी है। एक्यूरेसी हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन प्रिसीजन तो होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ एक जुमला ये लिख देना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स जो होते हैं, मैं लिख दूंगा कि रिजल्ट जो ए का है वो न प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। रिजल्ट बी जो है, स्टूडेंट बी का रिजल्ट वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सी का तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। इसको देखकर हम केवल एक जुमला ये लिख सकते हैं, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द मैचिंग ऑफ रिजल्ट, मैचिंग ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट with the actual result। अगर एक्चुअल रिजल्ट से रिपोर्टेड रिजल्ट मैच कर जाता है तब हम उसको एक्यूरेसी कहते हैं कि वो रिजल्ट एक्यूरेट है। प्रिसीजन का मतलब हुआ, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट, क्लोजनेस ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट। वो रिपोर्टेड रिजल्ट की बात करते हैं हम, जो रिजल्ट बच्चे ने रिपोर्ट करा वो प्रिसाइज होना चाहिए, वो एक्यूरेट ना हो तो चलेगा। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ ना कि रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। न तो वह प्रिसाइज है न ही एक्यूरेट। स्टूडेंट बी का रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर not accurate but precise। लेकिन वह जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज है। और स्टूडेंट सी का जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट सी आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। उसका रिजल्ट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, दोनों है उसमें। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब कभी आपको कोई रिपोर्ट देना हो, किसी को रिपोर्ट देना हो, तो वह रिपोर्ट प्रिसाइज होना चाहिए। हमेशा जीवन के हर एक कदम पे ये काम देगा, आपको प्रिसाइज होना चाहिए। एकदम से ऐसा ना हो कोई एक रिजल्ट यहाँ हो दूसरा रिजल्ट कहीं और हो, जबकि काम एक ही कर रहे हैं। तो जितनी बार काम करेंगे तो वो एक ही जैसा रिजल्ट आना चाहिए ना। वह हम नहीं जानते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट क्या है, लेकिन हमारा रिजल्ट प्रिसाइज हो ये हमको समझना चाहिए। तो हमेशा ये बात ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट हमेशा प्रिसाइज होने चाहिए। तो ये मैंने आपको समझाया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। इसी से रिलेटेड एक बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर
जैसे अभी मैंने लिखा कि 16.4 कुछ लिखा था मैंने, 16.41 सपोज कीजिए, ये मैंने लिखा है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो डिजिट है 3 डिजिट, ये सर्टेन डिजिट है, ये सर्टेन डिजिट है, और ये 1 जो है वो अनसर्टेन है। ये 1 क्या रहा होगा हम नहीं जानते हैं, ये राउंडिंग ऑफ करके लिखा हुआ है। हर एक डिजिट में जो लास्ट डिजिट होता है, हर एक नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन होता है। ये मैंने आपको समझाया कि जब कभी हम रिपोर्ट करते हैं कोई रिजल्ट तो वहाँ ये अनसर्टेन होते हैं, ये अनसर्टेन डिजिट, ये अनसर्टेन है। तो लेकिन ये अनसर्टेन है, लेकिन इनका अपना एक मीनिंग है, अपना एक मीनिंग है। अगर आप इसको हटा देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इसको नहीं हटा सकते हैं। ये मीनिंगफुल बात है, ये मीनिंगफुल डिजिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे हमको ये समझ में आएगा कि जो भी रिपोर्ट करने वाला आदमी था उसने पॉइंट के 2 डेसिमल के 2 अंक तक रिपोर्ट को प्रोड्यूस करा है। तो हमको ये बात समझनी होगी, ये मीनिंगफुल है। और इन चारों को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि ये सभी जो है वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। इसलिए हम लोग इनको कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको कहा कि अच्छा बच्चा जाओ 4 ठो सेब लेके आओ, 4 एप्पल्स लेके आओ। तुम कितने सेब लेके आओगे? 4। मैं अगर तुमको कहूँ कि अच्छा बच्चा जाओ 4.000 एप्पल्स लेके आओ, तो क्या तुम एप्पल के साथ कुछ और भी लाओगे कि 4 एप्पल ही लाओगे? तो वही बात है कि जब कभी किसी नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी नंबर को रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं और कुछ डिजिट्स जो है वो मीनिंगलेस होते हैं। तो जो मीनिंगलेस है उसको छोड़ देना है, जो मीनिंगफुल डिजिट है हम उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाता हूँ। उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स जानने हैं। और ये सारी बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है कैलकुलेशन में, कि जब कभी आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ इन सारी बातों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं और आपका मार्क्स, 2 बच्चे का मार्क्स बराबर हो गया, तो जिसने इसको फॉलो करा है वो ज़्यादा वेटेज पाएगा आपके मुकाबले। तो ये सब रूल्स बनाए गए हैं फॉलो करने के लिए, इनको फॉलो करना है, इनको समझना है, रिपोर्ट इन्हीं के टर्म में हमको प्रोड्यूस करना है। तो मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ, लिखा भी था पहले, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक टॉपिक भी है हमारे सिलेबस का, सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स इज द सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग उसको सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने का, जानने का कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो यहाँ कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वे सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो एक जुमला मैं ये लिख देता हूँ कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल non-zero digits are the significant figure. significant figure, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वे सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। 1358, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4।
तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसमें, जैसे 1 1 1 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या भी 4। तो कहने का मतलब कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑल द जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो के बीच में, टू नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। दो नॉन जीरो के बीच में जितना भी जीरो होता है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। जैसे 1 0 0 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 हो गई। 1 0 0 0 2 3 0 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तीसरा रूल कहता है ऑल द जीरोज आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट are not the significant figure if there is no decimal in the number। अगर नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो लास्ट नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगे सभी को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, सबको सिग्निफिकेंट हम नहीं मानेंगे। अभी एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे अगर 100 लिखा हुआ है, ध्यान देना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या मात्र 1 है, क्योंकि इसमें ये जीरो, दोनों जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानने वाले नहीं हैं। हाँ, वैसे ही अगर 1 1 0 0 0 लिखा हुआ है तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या मात्र 2 है, और वो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर कौन? ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स। लेकिन अगर 100 पॉइंट लिखा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल हो जाएगा 3, तीनों को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। और अगर 100.0 लिखा है तब तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। गौर कीजिए, ये सब मैंने लिखा है इस पॉइंट में भी कि अगर कोई जीरो लास्ट नॉन जीरो के बाद है और उस नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तब हम सारे के सारे जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर से बाहर रखेंगे। लेकिन अगर उसमें पॉइंट है तो सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। इसका मीनिंग होता है, आपको बाद में समझाऊंगा भी। वैसे ही चौथा रूल कहता है कि ऑल द zeros before first non-zero digit are not the significant figure। हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। जैसे 0.000125, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 है मात्र, ये तीनों। उससे पहले का जितना भी जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। 0.001289, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या मात्र 4। तो कहता है कि ऐसे जो जीरो होते हैं, दीज जीरोज only determines the place of decimal। यह डेसिमल का प्लेस केवल बतलाता है।
ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये डेसिमल का केवल प्लेस बताता है कि पॉइंट कहाँ है। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में ये समझना है। और एक रूल और बता दूं मैं, एक दो रूल, कि अगर कोई काउंटिंग नंबर है, ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग नंबर, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इनफाइनाइट होती है। अगर कोई काउंटिंग नंबर है, जो भी पॉइंट दे रहे हैं आप दे दीजिए, मैं भूल गया हूँ। इन द काउंटिंग नंबर, इन द काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या में काउंटिंग नंबर इनफाइनाइट significant figures are there. Infinite significant figures are there. उसमें अनगिनत सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर काउंटिंग नंबर है, जैसे मैंने कह दिया 4 काउज, तो इसको लिखा जाएगा 4.000 इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 काउज, एक ही बात होगी। और आप समझ लीजिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई, इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट है इसमें। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी काउंटिंग नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इनफाइनाइट होती है। अब एक और भी बात, इफ ए नंबर इज रिटेन, if a number is written in scientific notation, एक नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो, then exponent of 10, exponent at 10 is not included in the significant figure। जैसे साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हुआ कि बड़ा बड़ा नंबर, जैसे एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर जो लिखते हो आप 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यही चारों होगी। ठीक वैसे ही अगर हम 1000 लिखते हैं, जरा गौर कीजिए, 1000 लिखते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1। और अगर हम 1000 दशमलव लिख देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 4। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.0 इंटू 10⁻3, तो इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 हो गई। कोई चाहे तो 1.00 इंटू 10⁻3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 3। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की आपसे पूछा जाएगा कि आप 1000 को ऐसे लिखें कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 हो, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की बात हुई। सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब हुआ कि जब कभी हम लोग किसी रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उस रिजल्ट में कुछ मीनिंगलेस और कुछ मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं। तो जो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं उन्हीं को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का जो रूल्स है मैंने आपके सामने रख दिया है, मुझे लगता है आप ये समझ रहे होंगे। अब अगर हमारे इस सिग्निफिकेंट फिगर का हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो गौर कीजिए, हमको जोड़ना है या घटाना है, सब कुछ करो कि हमको जोड़ना है और घटाना है। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको सिखा ही देता हूँ कि जोड़ घटाव में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम इसका कैसे इस्तेमाल करें सिग्निफिकेंट फिगर का। तो वो रूल्स भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब कभी आप जोड़े घटाएं गुना भाग करें तो आप उसको फॉलो करें। तो कहता है इसमें, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव में
देखिए सपोज के लिए आपको जोड़ना है 12.359, 2.486 और 13.3, इसको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं। 9 6 15 5 1 6 8 6 14 4 1 4 4 8 3 11 1 4 1 5 3 8 8 और ये 2, 28.145 हुआ, ये रिजल्ट आया। लेकिन इसमें रूल कहता है कि अगर आप बहुत सारे नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट जो होगा, ध्यान से सुनिए, रिजल्ट जो होगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम दशमलव के अंक वाले नंबर में है। जैसे ये एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो कहता है कि रिजल्ट मस्ट हैव द वन डिजिट, एक ही डिजिट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद रिजल्ट में एक ही डिजिट होना चाहिए, ये रूल है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको एक डिजिट में करेंगे। तो कहता है कि टू रिपोर्ट द रिजल्ट इन वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, we have to राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब कुछ को छोड़ना है, कुछ को छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए हम छोड़ेंगे किसको, जैसे देखिए 28.145 है, तो मुझे ये छोड़ना है, तो इसको छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 28.1 इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं। लेकिन जिस नंबर को हम छोड़ रहे हैं वो अगर बड़ा नंबर है तब उसके लिए रूल कहता है कि इफ द एलिमिनेटिंग नंबर इज स्मॉलर देन 5 देन लीव इट विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के आप उसको छोड़ सकते हैं अगर वो नंबर 5 से छोटा है। कहता है कि अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन एड 1 टू द प्रीवियस डिजिट, पहले वाले डिजिट में आप 1 जोड़ दीजिए अगर वह 5 से बड़ा है तो। और कहता है कि अगर वह 5 है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 5, अगर वह 5 है, तो हमें करना क्या है कि 1 जोड़ देंगे अगर प्रीवियस डिजिट, एड 1 टू द previous digit if it is odd, अगर पहले वाला डिजिट ऑड है तो उसमें 1 जोड़ दो। if the previous digit is even, previous digit is even, अगर वो इवन है then लीव इट, तब उसको छोड़ दीजिए, तब उसको बिना जोड़े ही छोड़ दीजिए। ये राउंडिंग ऑफ का एक मेथड मैंने आपको समझाया है। और अब देख लीजिए एग्जाम्पल से, सपोज कीजिए कि हमको 2 डिजिट तक 12.358 इसको राउंड ऑफ करना है तो 12.36 लिखना पड़ेगा। 12.355 है, तो देखिए
12.536 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको हटाना है और ये जो है वो इवन ऑड नंबर है, इसलिए हम एक जोड़ेंगे। 12.345 अगर होता तो इसको 12.34 ही लिखते, क्योंकि जो प्रीवियस डिजिट है वो इवन नंबर है। तो मैंने ये रूल्स आपको बता दिया है कि कैसे जोड़ते हैं और राउंडिंग ऑफ करते हैं। अगर किसी डिजिट को हटाना है तो हम उस डिजिट के हटाने से उसका कितना अंश जोड़ेंगे इसमें, वो हमने आपको समझा दिया है। अब एक बात हमेशा आप देखते होंगे कि कुछ बड़े बड़े नंबर्स, कुछ बड़े बड़े डिजिट्स जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। और उसका कारण भी है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कारण है, मैं एक दो लाइन में इसको समझा देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन करते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। तो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। देखा भी होगा आपने कि बहुत सारे डाटा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं, और वो कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, उसका कारण क्या है, ये समझिए। तो टॉपिक है ये साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, देखिए हमको सपोज कीजिए कि एवोगाड्रो कांस्टेंट हमको लिखना है। एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है हमको, जो कि बराबर होता है 6, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू है। तो अगर हमको इस वैल्यू को 3-4 बार लिखना पड़े कॉपी में, तो ये बड़ा ही टीडियस लगेगा और बड़ा ही बोरिंग लगेगा कि बार बार 0 लिख रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को, इतने बड़े बड़े नंबर्स को, जैसे चांद से धरती की दूरी है, सूरज से धरती की दूरी है, ये सब जो है हम कितना 0 उसमें लिखते रहेंगे। तो उससे बचने के लिए कहता है कि ऐसे ऐसे बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन इसका अगर आप लिखोगे, उसका जनरल फॉर्म है n × 10⁻n, जिसमें ये कैपिटल N जो है, वेयर दिस कैपिटल N जो है वो होता है 1 to 9, और ये स्मॉल n जो है वो कोई इंटीजर होगा, कोई भी अंक होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये कोई इंटीजर होता है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको लिखेंगे तो पॉइंट कहाँ देना होगा, हमको पॉइंट देना होगा 6 के बाद, क्योंकि n जो है वो 1 to 9 ही होना चाहिए। तो अब इस एवोगाड्रो कांस्टेंट को हम लिख सकेंगे, एवोगाड्रो कांस्टेंट अगर हम इसको लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम इसको लिख पाएंगे 6.02 कर देता हूँ, 10 to the पावर जितना अंक आप पीछे आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, आपको इतना 0 होगा, और 23 अंक पीछे आए हैं, इसलिए हमने 23 पावर लिख दिया इसका। 6.02 × 10 to the पावर 23, ये हुआ एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू, जो कि मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई ए है जिसका वैल्यू है 0.0000000125, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो 1.25, और कितना अंक आगे गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक। तो चूंकि आगे गए हैं इसलिए 10 to the पावर माइनस आएगा, जितना अंक आगे जाएंगे उतना पावर उस पर एपियर हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का एक मेथड है। अब अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर को जोड़ना चाहते हैं, गौर कीजिए, बड़ा ही पिकुलियर टाइप का ये एडिशन होता है। वो कैसे करेंगे, 90% स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। एडिशन ऑफ नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका हम जोड़ घटाव कैसे करें, देखिए। अब इसको जोड़ना है हमको। सपोज कीजिए कि a का वैल्यू है 3.01 × 10 to the पावर 6 और b का वैल्यू है 3.01 × 10 to the पावर 8, ये है।
और हमें निकालना है a प्लस बी, दोनों को जोड़ देना है। तो 3.01 इंटू 10⁻6 प्लस 3.01 इंटू 10⁸ हो गया। अब इसको जोड़ सकते ही नहीं हैं, क्योंकि अब हम अगर आपको कहें कि 5 आम और 4 लीची आपको दिया, कितना हुआ आपके पास, तो आप नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि आम अलग है, लीची अलग है। ठीक वैसे ही यहाँ 10⁻6 है, यहाँ 10⁸ है, इसको नहीं जोड़ सकते हैं, तो सबको एक एक्सपोनेंट में करना पड़ेगा। तो 3.01 रहने देता हूँ, इंटू 10⁻6 कर देता हूँ, प्लस 301, 2 अंक आगे गए तो ये घट जाएगा, 2 अंक घट गया 6। अब देखिए दोनों एक ही क्लास का हो गया 10⁻6। अब 10⁻6 जब हो गया तो 10⁻6 कॉमन ले लो और 3.01 प्लस 301 इसको जोड़ोगे तो आएगा 304.01 इंटू 10⁻6 और 2 अंक और पीछे चले आते हैं 3.0401 इंटू 10⁸। यही होगा आंसर। और इस तरह से हम लोग जोड़ लेते हैं, जिसमें 90% बच्चे जो है वो इसमें फिसल जाते हैं, ये नहीं बना पाते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की बात करें कि ऐसे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो ये भी कैलकुलेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है, ये भी सीखना चाहिए और ये तो बड़ा आसान होता है। इसमें करना यही है कि a⁻m इंटू a⁻n का फॉर्मूला है a⁻m प्लस n। ये होता है, जैसे अभी लिखा है 3 करिए 3 इंटू 10⁻6 और इंटू 4 इंटू 10⁵, तो इसको गुना करना है हमको। तो ये हो जाएगा 3 और 4 को गुना कर दिए तो 12 इंटू 10⁻, a और b है तो जोड़ देना है 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻11। और वैसे ही अगर भाग देना है तो फॉर्मूला होता है a⁻m बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। तो इसका यूज़ करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए समझाया आपको कि जब कभी मोल कंसेप्ट पढ़ाना है तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत आएंगे और उन सारे कैलकुलेशंस को हम लोग आसानी से कर पाए, इसलिए मैंने आज आपको कैलकुलेशन के नए नए तरीके सिखाए हैं और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया, एक्यूरेसी पढ़ाया, प्रिसीजन पढ़ाया। अब मेजरमेंट में क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, उस पर हमने आपको आज ये लेक्चर दिया है। ये चैप्टर जो है अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है। अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे लॉज दिए गए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत सारे लॉ दिए गए और उन सारे लॉज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर शुरू होगा सही मायने में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक होता है। केमिस्ट्री वहीं से शुरू होती है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि इसका लिंक आपको मिले या ना मिले, हो सकता है कि लिंक आपको मैं उपलब्ध ना करा पाऊं, तो लिंक पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको लिंक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं ताकि हमें भी कुछ हौसला हमारा बढ़ता रहे। धन्यवाद।